Let's start with initiation. So DNA protein initiates application in E. coli at ओरी सी. तो इनिशिएशन स्टार्ट होता है DNA प्रोटीन से, जो कि ई कोलाई की ओरिजिन से जाके क्या होता है, वहाँ से इनिशिएट करता है. So DNA protein binds to the 9-mer sequence in ओरी सी. तो ये जाके 9 मेयर्स की सीक्वेंस से जाके क्या होता है, बाइंड होता है, फॉर्मिंग एन इनिशियल कॉम्प्लेक्स, और एक इनिशियल कॉम्प्लेक्स बनाता है. बाइंडिंग ऑफ DNA टू ओरी सी 9 मेयर्स फैसिलिटेट द इनिशियल स्ट्रैंड सेपरेशन और मेल्टिंग ऑफ ई कोलाई duplex DNA, which occur at ORI C13 mers. This process requires ATP and forms open complex. और ये अटैच होने के बाद वहाँ पे सेपरेट करता है उसके स्ट्रैंड को, यानी कि वहाँ पे जाके मेल्टिंग करता है. और जो इसको कहते हैं हम डुप्लेक्स DNA, जो कि 13 मोर्स में जाके क्या होता है ओरी के. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, मतलब ये जो प्रोसेस है ये ATP, इसमें ATP चाहिए होती है, और इस प्रोसेस से जो बनता है वो होता है ओपन कॉम्प्लेक्स. Further melting of two strands of E. coli chromosomes to generate unpaired template strands. उसके बाद हमें मेल्टिंग की ज़रूरत होती है ये जो ई कोलाई है इनके इसके 2 स्ट्रैंड्स को जनरेट करने के लिए, और वो स्ट्रैंड जो कि अनपेयर्ड हों. is mediated by DNA B protein, a helicase. तो ये जो होता है ये DNA B प्रोटीन से फिर क्या होता है, मेडिएट होता है, और ये जो प्रोटीन है ये क्या है, हेलिकेज है. वन मॉलिक्यूल ऑफ DNA B, a hexamer of identical subunit, clamps around each of the 2 signal strands in the open complex and form between DNA A and ORI C. हमने दोनों स्ट्रैंड्स को खोल तो दिया DNA से, बट जो हेलिकेस होता है इट कीप्स बोथ द स्ट्रैंड्स अवे फ्रॉम ईच अदर. तो उसके बाद दिस बाइंडिंग रिक्वायर्स ATP एंड द प्रोटीन DNA C प्रोटीन. तो ताकि वो दोनों स्ट्रैंड्स वापस से अटैच ना हो और वो दोनों अलग अलग ही रहें, उसके लिए हमको थोड़ी सी ATP चाहिए होती है और DNA C प्रोटीन चाहिए होता है. देन हेलिकेस मूव अलोंग अ DNA duplex यूटिलाइजिंग द एनर्जी ऑफ ATP हाइड्रोलिसिस टू सेपरेट द स्ट्रैंड. अब जो हेलिकेसेस होता है वो मूव करता है DNA ड्यूप्लेक्स से, और इसकी वजह से क्या होता है, मतलब ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसमें, और ये क्या करता है ATP को हाइड्रोलाइसिस करता है उसकी, और दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है. देन इक्वलाई द सेपरेटेड स्ट्रैंड्स आर इनहिबिटेड बाय सब्सीक्वेंट री एनिलिंग बाय अ सिंगल स्ट्रैंडेड SSB प्रोटीन. तो उसके बाद ताकि दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग रहें, इसीलिए उनमें एक सिंगल स्टैंडर्ड प्रोटीन होता है वो जाके बाइंड हो जाता है. देन DNA पॉलीमरेज कैन इलोंगेट एग्जिस्टिंग प्राइमर स्ट्रैंड्स ऑफ DNA और RNA. उसके बाद अब यहाँ पर को जो DNA पॉलीमरेज है वो अपना प्राइमर जो है वो जनरेट कर सकता है. द प्राइमर्स यूज ड्यूरिंग DNA एप्लीकेशन इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर शॉर्ट RNA मॉलिक्यूल्स. और जो प्राइमर यूज़ होते हैं यूकैरियोट्स में भी प्रोकैरियोट्स में भी वो DNA RNA मॉलिक्यूल होता है मोस्टली टाइम, वो सिंथेसिस इज कैटलाइज्ड बाय द RNA पॉलीमरेज प्राइमेज. और ये जो RNA मॉलिक्यूल है इसकी सिंथेसिस RNA पॉलीमरेज प्राइमेज से होती है. आफ्टर द बॉन्ड प्राइमेजेस सिंथेसाइज शॉर्ट primer RNAs complementary to both strand of duplex DNA. They dissociate from the single stranded template. अब ये जो प्राइमेज होते हैं ये सिंथेसाइज होते हैं, और ये जो शॉर्ट प्राइमर है DNA कॉम्प्लीमेंट्री जो RNA कॉम्प्लीमेंट्री है वो बोथ जो डुप्लेक्स DNA है उसके साथ एसोसिएट होता है और डिसोसिएट करता है एक सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट को. नाउ यहाँ पे हमारी इनिशिएशन हो गया है प्रोसेस. नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस विच इज इलोंगेशन. टुवर्ड्स इलोंगेशन,
So DNA polymerase catalyze the step-by-step addition of deoxynucleotide unit to a DNA chain. तो ये जो इलोंगेशन की प्रोसेस है ये DNA पॉलीमरेज कैटेलाइज करता है और इसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड स्टेप बाय स्टेप ऐड होता है. द चेन इलोंगेशन रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय DNA polymerase is a nucleophilic attack by the 3-hydroxy group of the primer of the inner phosphorus atom of the deoxyribonucleotide triphosphate. तो जो DNA polymerase है ये एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराता है जो कि 3OH ग्रुप पे प्राइमर में होता है और उसके जो इनरमोस्ट फॉस्फोरस एटम है डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का. So a phosphodiester bridge forms with the concomitant release of pyrophosphate. तो ये जो एक फॉस्फोडाइस्टर ब्रिज है ये बनाता है और साथ में क्या होता है रिलीज होता है पायरोफॉस्फेट का. द सब्सीक्वेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ पायरोफॉस्फेट बाय pyrophosphatases ubiquitous enzymes helps to derive the polymerization forward. तो अब इसके बाद क्या होता है जो फॉस्फेट है जो पायरोफॉस्फेट की फॉर्मेशन हुई है पायरोफॉस्फेटेज करके एक एंजाइम होता है जो उसके साथ क्या बनाता है उसको आगे की पॉलीमराइजेशन डराइव करने में उसकी हेल्प करता है. इलोंगेशन ऑफ DNA चेन प्रोसीड्स इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. तो इस तरीके से फिर क्या होता है इलोंगेशन होता है DNA का 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ. तो हियर वी हैव DNMP. जब इसने DNP से रिएक्ट कराया तो एक फॉस्फेट ग्रुप क्या हुआ है रिलीज हुआ है. No, structure of DNA chain and mechanism of growth by addition of deoxyribonucleoside triphosphate at the 3 prime end of the chain. तो ये क्या है डीऑक्सी ट्राइफॉस्फेट ग्रुप है. नाउ एट ईच ग्रोइंग फॉर्क वन स्ट्रैंड कॉल्ड द लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूअसली फ्रॉम अ सिंगल प्राइमर. अब जब हमने एक दो स्ट्रैंड लिए थे हमने आगे देखा था तो एक लीडिंग स्ट्रैंड था और एक लैगिंग स्ट्रैंड था. तो जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है सिंथेसाइज हो रहा है एक सिंगल प्राइमर से on the leading strand template and grows in 5 prime to 3 prime direction में ये क्या हो रहा है ग्रो कर रहा है. growth of the leading strand proceeds in the same direction as movement of the growing fork. और ये जो leading strand है ये उसी डायरेक्शन में मूव करता है जहाँ पे क्या हो रहा है growing fork यानी कि 5 prime to 3 prime direction means. Now synthesis of lagging strand is more complicated. अब हमने लीडिंग स्ट्रैंड तो पढ़ लिया कि 5 प्राइम से 3 प्राइम है और कंटिन्यूसली क्या हो रहा है सिंथेसाइज हो रहा है. लेकिन जब हम लैगिंग स्ट्रैंड की बात करते हैं तो लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका सिंथेसिस बिकॉज DNA पॉलीमरेज कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड ओनली टू 3 प्राइम एंड ऑफ द प्राइमर और ग्रोइंग DNA स्ट्रैंड. क्योंकि जो DNA पॉलीमरेज है वो सिर्फ कहाँ पे 3 प्राइम एंड में ही क्या होता है अपने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है. सो मूवमेंट ऑफ ग्रोइंग फॉर्क अनवील्स द टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन. तो ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसका सिंथेसिस क्या होता है वो हम ये देखेंगे कि आफ्टर 1000 to 2000 nucleotide of the leading strand have been replicated. The first round of discontinuous strand synthesis on the lagging strand can begin. अब जब हमने एक लीडिंग स्ट्रैंड लिया लीडिंग स्ट्रैंड के 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड जब हो गए हैं रेप्लिकेट हो गए हैं तो अब इसके बाद क्या होता है इतना होने के बाद लीडिंग स्ट्रैंड के फिर लैगिंग स्ट्रैंड में सिंथेसिस शुरू होती है. और ये जो शॉर्ट पीसेस हैं DNA के ये बनाते हैं जिसको हम ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं.
जो कि रिपीटेड सिंथेसिस से लैगिंग स्ट्रैंड के क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। साइज ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स इन बैक्टीरियल सेल। और जब हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की बात कर रहे हैं तो एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में 1000 to 2000 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड होते हैं जब हम बैक्टीरियल सेल में बात कर रहे हैं तब। लेकिन जब हम यूकैरियोटिक न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहे हैं तो यूकैरियोटिक सेल्स में 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स ही वो एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट कंटेन करता है। Mode of replication in which one new strand is synthesized continuously while the other is synthesized discontinuously is known as semi-discontinuous replication। तो अब एक और टर्म आ गया हमारे पास, वो है कि जो मोड है रेप्लिकेशन का, जो नए स्ट्रैंड्स हैं उनके, वो डिसकंटिन्यूस होता है। और ये जो डिसकंटिन्यूसली क्या बना रहा है, ये सेमी डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन है। तो हम ये देख सकते हैं DNA भी हेलिकेज जो है ये अटैच है यहाँ से, पॉलीमरेज 3 कॉम्प्लेक्स अटैच है। और ये क्या है, पेरेंटल स्ट्रैंड, और ये क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड, यानी कि ये 5 प्राइम से 3 प्राइम क्या है, कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है। लेकिन जब हम इस वाले स्ट्रैंड में बात कर रहे हैं तो इस वाले स्ट्रैंड में ये क्या बना रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड्स बना रहा है, यानी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन कर रहा है। सिंथेसिस ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स ऑफ DNA, द लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज कंटिन्यूसली इन द डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क। तो ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में क्या होते हैं, आके सिंथेसाइज होते हैं, और ये वाला इस डायरेक्शन में। द लैगिंग स्ट्रैंड is synthesized in small piece backward the overall direction. The Okazaki fragments are then joined by action of the DNA ligase। उसके बाद अभी ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है लैगिंग स्ट्रैंड के, ये किससे अटैच होते हैं, लिगेज से अटैच होते हैं। The primase which remain associated with DNAB helicase is the प्राइमोसोम। अब ये जो DNAB हेलिकेज है, ये जो प्राइमेज से अटैच्ड है, इसको हम प्राइमोसोम कहते हैं। मेक्स अ DNA प्राइमर विच इज़ देन एक्सटेंडेड बाय DNA पॉलीमरेज 3। और ये फिर DNA पॉलीमरेज 3 से क्या होता है, आगे को सिंथेसाइज होता है। जो ये सेम DNA पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है लीडिंग स्ट्रैंड की कॉपी को, और एक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्रोमाइजिंग इन द इफेक्ट 2 कॉपीज ऑफ पॉलीमरेज। It is not 2 complete copies because there is only a single alpha complex। तो the main function of alpha complex is to interact with the beta subunit, the sliding clamp। तो जो मेन फंक्शन है अल्फ़ा कॉम्प्लेक्स का, वो क्या होता है, वो इंटैक्ट होता है, और वो बीटा सब यूनिट में क्या होता है, स्लाइडिंग क्लैम्प बनाता है, एंड हेंस कंट्रोल द अटैचमेंट एंड रिमूवल ऑफ द एंजाइम फ्रॉम द टेम्पलेट। और इस तरीके से ये क्या करता है, जो एंजाइम है उसके अटैचमेंट का और उसके रिमूवल का एक कॉम्प्लेक्स से टेम्पलेट स्ट्रैंड से उसे कंट्रोल करता है। अ फंक्शन that is required primarily during lagging strand replication when the enzyme has to attach and detach repeatedly at start and end of each Okazaki fragment। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये अटैच हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में। ऑल्दो द 2 core polymerase molecule are linked by tau subunit dimer, they are oriented in opposite directions। उसके अलावा जो ये पॉलीमरेज होता है, ये हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। और ये जो है ये टाउ सब यूनिट से क्या होते हैं, डाइमर अटैच होते हैं। हमारे पास फिर से ये बीटा क्लैम्प है। तो अभी इकोलाई रेप्लिकेशन प्रोटीन एट ग्रोइंग फॉर DNAB helicase moves along the lagging strand template towards 3' end, thereby melting the duplex DNA at the fork. The leading strand polymerase core 1 together with its subunit clamp synthesize leading strand continuously। और जो एक सेकंड है core 2, वो क्या कर रहा है, lagging strands की synthesis कर रहा है। और this core polymerase are linked via a dimer protein। So as each Okazaki fragment formation
completes the RNA primer of the previous fragment is removed by 5 prime to 3 prime exonuclease activity of polymerase 1. तो अब जैसे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स की फॉर्मेशन जब पूरी होती है तो जो आरएनए प्राइमर होता है जो कि प्रीवियस फ्रैगमेंट्स जो होते हैं उनको रिमूव करता है, जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की एक्टिविटी कर रहे होते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1। तो ये जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, फिल करता है गैप्स को जो कि लैगिंग स्ट्रैंड में हुए हैं, विच आर देन लिगेटेड टुगेदर बाय डीएनए लाइगेसेस। तो अब ये जो गैप्स हैं इनमें जो फिल करना है उनकी सिंथेसिस करता है, और जब ये सिंथेसिस करता है तो उसके बाद डीएनए लाइगेज जो होता है वो क्या करता है, इन गैप्स को फिल करने का काम करता है। द जॉइनिंग ऑफ ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स रिक्वायर्ड एन एंजाइम डीएनए लाइगेज दैट कैटेलाइज द जॉइनिंग ऑफ द एंड्स ऑफ 2 डीएनए चेन्स। तो ये जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स होते हैं इनको एक एंजाइम चाहिए होता है डीएनए लाइगेज, जिसकी सहायता से या जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, कैटेलाइज करते हैं, और ये जो 2 डीएनए की चेन्स हैं इनको क्या करते हैं, अटैच करते हैं। दीज एंजाइम कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड between 3 OH group at the end of 1 DNA chain and 5 phosphate group at the end of other। तो ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो हैं ये बनते हैं एक 3 OH ग्रुप के बीच में और 5 फॉस्फेट ग्रुप के बीच में। एन एनर्जी सोर्स इज रिक्वायर्ड टू डिराइव थर्मोडाइनामिकली अपहील रिएक्शन, और यहाँ पे हमें थोड़ी सी एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है। इन यूकैरियोट्स एंड आर्किया ATP इज द एनर्जी सोर्स, इन बैक्टीरिया NADPH प्लस टिपिकली प्लेज द रोल। तो जब हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, हम आर्किया की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें ATP चाहिए होता है, whereas while talking about bacteria NADP plays the role। then ATP और NADP function as the AMP donor and phosphate and NMN is released। तो जो AMP है वो ATP और NAD प्लस ये एज एन AMP डोनर यूज़ होते हैं और फिर और इसको सिंथेसाइज करते हैं। तो हमारे पास ये पूरी एक रिएक्शन आई है यहाँ पे। तो वी कैन सी कि यहाँ से रिलीज हो रहा है हमारे पास AMP और फॉस्फेट, और यहाँ पे जो अटैच है वो क्या है, ATP और NADP प्लस। तो हमारा यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रैंड है DNA का जिसकी जो 3 प्राइम एंड है उसमें OH है, और यहाँ पे फिर हम अटैच कर रहे हैं उसको दूसरे DNA के साथ। तो ये फॉर्मेशन है उसकी। तो ये एक वो हो गया, ये यहाँ पे एक DNA है, यहाँ पे दूसरा है, और इनका क्या हो गया फिर अटैचमेंट इस तरीके से हुआ है। सो नेक्स्ट वी हैव एज इन E. coli completion of lagging strand synthesis requires removal of RNA primer from each Okazaki fragment। तो एक E. coli का जब लैगिंग स्ट्रैंड पूरा सिंथेसाइज हो जाता है उसके बाद उसका जो RNA प्राइमर है उसका रिमूवल होता है जितने भी ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स होते हैं उनसे। दे अपेयर टू बी नो यूकैरियोटिक DNA पॉलीमरेज विथ 5 प्राइम to 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। Bacterial cell the process is different। In eukaryote most of the RNA content of the primer is removed by RNase H। तो यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें जो RNA का कंपोनेंट होता है वो RNase H जो है वो रिमूव करता है, विच कैन डिग्रेड द RNA पार्ट ऑफ बेस पेयर्ड RNA and DNA hybrid but cannot cleave the phosphodiester bond between the last ribonucleotide and the first deoxyribonucleotide। The last ribonucleotide is removed by flap endonuclease। तो अब ये जो RNA और DNA के हाइब्रिड हैं ये डिग्रेड नहीं हो सकते RNA के पार्ट से, लेकिन इनको हम क्या कर सकते हैं, हम क्लीव नहीं कर सकते जो लास्ट DNA का राइबोसोम होता है और जो फर्स्ट डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है उसे। तो जो लास्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है वो एक फ्लैप एंडोन्यूक्लियस से क्या होता है, रिमूव होता है। अब हमें यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, प्राइमर रिमूवल इन यूकैरियोट्स दैट इज़ RNase H मॉडल। तो अब ये हमारे पास एक स्ट्रैंड है DNA का,
तो यहाँ पर को हमारा आरएनएज एच जो है वो रिमूव कर रहा है लास्ट न्यूक्लियोटाइड के राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को, और यहाँ पे FEN1 जो है वो रिमूव कर रहा है इसे। और इस तरीके से फिर क्या हो रहे हैं, दोनों डीएनए जो लाइगेज हैं वो एक दूसरे के साथ फ्रेगमेंट्स जो हैं अटैच हो रहे हैं और डीएनए फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो कंपेयर द quantitative parameters of DNA replication in E. coli and human। तो यहाँ पे कंपेरिजन किया हुआ है। सबसे पहले है क्वांटिटेटिव पैरामीटर। तो E. coli में जो नंबर ऑफ बेस पेयर हैं वो 3.9 इंटू 10⁻6 है और ह्यूमंस में 10⁻9 है। तो ये क्या है, डीएनए कंटेंट है, मतलब कितने न्यूक्लियोटाइड हैं एक सेल में वो। उसके बाद रेट ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क प्रोग्रेशन पर रेप्लिकेशन फॉर्क, मतलब एक पर सेकंड कितने न्यूक्लियोटाइड्स का रेप्लिकेशन हो रहा है। तो ई कोलाई में 1000 का होता है और ह्यूमन में 100 का होता है। द नंबर ऑफ रेप्लिकेशन ओरिजिन्स पर सेल, तो ई कोलाई में एक होता है ओरिजिन और ह्यूमंस में 10⁻³ से 10⁻4 तक होता है। उसके बाद टाइम कितना होता है एक कंप्लीट जीनोम के रेप्लिकेशन में, ई कोलाई में 0.67 होता है और ह्यूमन में 8 घंटे। ये घंटे हैं, कितने इतने आवर्स हैं। तो आवर्स रिक्वायर्ड फॉर 1 कंप्लीट सेल डिवीजन, तो एक कंप्लीट सेल के डिवीजन में 0.33 आवर्स लगते हैं और ह्यूमन में 24 आवर्स, यानी 24 घंटे में एक कंप्लीट सेल का क्या होता है, डिवीजन होता है इन ह्यूमन सेल। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अ टर्मिनेशन, हमने रेप्लिकेशन पढ़ लिया, उसके बाद हमने इलोंगेशन पढ़ लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टर्मिनेशन, बैक्टीरियल जीनोम आर रेप्लिकेटेड बाई डायरेक्शनली फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट। तो जो बैक्टीरियल जीनोम होता है वो एक सिंगल पॉइंट से दोनों ही डायरेक्शंस में क्या होता है, रेप्लिकेट होता है। विच मीन्स दैट द 2 रेप्लिकेशन फॉर्क शुड मीट एट अ पोजिशन डायमेट्रिकली अपोजिट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ द जीनोम मैप। So replication of genome terminates at terminus region containing multiple copies of about 23 base pair called ter for terminus sequence। तो जो replication होता है किसी भी जीनोम का वो टर्मिनेट होता है उस रीज़न में, और जो टर्मिनेशन का रीज़न होता है जिसको हम टर बोलते हैं, TER बोल रहे हैं हम, जिसको TR सीक्वेंस बोल रहे हैं, तो वो होता है अबाउट 23 बेस पेयर्स का। 7 ऑफ दीज हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द ई कोलाई जीनोम, ईच वन acting as recognition site for a sequence specific DNA binding protein called TUS। सो अब यहाँ पे 7 जो हैं वो इसमें से जो 7 है वो हम ई कोलाई के जीनोम में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हर इनमें से कैसे एक्ट करता है, एज अ रिकॉग्निशन साइट एक्ट करता है। जो DNA बाइंडिंग प्रोटीन है, TUS प्रोटीन, जिसको हम टर्मिनस यूटिलाइजेशन सब्सटेंस कहते हैं, उसकी तरीके से 7 जो बेस पेयर हैं वो ऐसे एक्ट करते हैं। After that, when bound to a terminator sequence, a TUS protein allow a replication fork to pass if the fork is moving in one direction। So when bound to a terminator sequence, जब एक terminator sequence में TUS protein जो होता है वो bind होता है, तो ये क्या करता है, allow करता है जो replication fork है उसे एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए, बट ब्लॉक्स प्रोग्रेस इन द फॉर्क इन मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन अराउंड द जीनोम। तो रेप्लिकेशन फोर्क को क्या करता है, अलाउ करता है एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए, लेकिन वो क्या करता है, ब्लॉक करता है उसकी जो अपोजिट डायरेक्शन है उसमें उसके प्रोग्रेस को ब्लॉक करता है अपोजिट डायरेक्शन में। The directionality is set by the orientation of the TUS protein on the double helix। तो ये जो डायरेक्शन है कि वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, either it is in progressive or it is in opposite direction, ये
approachable from one direction, TUS blocks the passage of DNB helix. तो जब एक डायरेक्शन में अप्रोच हो जाता है TUS, तो फिर उसके बाद क्या होता है, TUS ब्लॉक करता है DNB हेलिकेज को, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेशन ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्क, जो कि रेप्लिकेशन फॉर्क के प्रोग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. बट व्हेन अप्रोचिंग फ्रॉम द अदर डायरेक्शन, DNAB इज एबल टू क्रॉस द TUS प्रोटीन. जब वो दूसरी डायरेक्शन से आता है तो DNAB जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है, क्रॉस कर लेता है TUS को. तो अब एक हमें यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर लेते हैं. द ओरिएंटेशन ऑफ द टर्मिनेशन सीक्वेंस एंड हेंस bound to TUS protein in E. coli genome is such that both replication fork become trapped with a relatively short region of the opposite side of the genome of the region. तो ये जो ओरिएंटेशन होती है टर्मिनेशन सीक्वेंस की, ये TUS प्रोटीन से बॉन्ड होती है. और जो E. का जीनोम होता है वो इस तरीके से होता है कि जो दोनों जो रेप्लिकेशन फोर्क हैं वो इस पर ट्रैप हो जाती हैं, और एक शॉर्ट रीजन जो होता है इनके अपोजिट साइड्स में जीनोम के ओरिजिन के. दिस इंश्योर्स दैट टर्मिनेशन ऑलवेज अकर एट और नियर द सेम पॉइंट. तो इससे हमें ये एक इंश्योरेंस हो जाता है कि जो टर्मिनेशन हो रहा है या तो वो नियर बाई पॉइंट्स में हो या फिर उसी सेम पॉइंट से क्या हो जाए. So now here we have termination of chromosome replication in E. coli. The replication fork that start at ORI-C can transverse TRA and TRB in only one direction opposite to that indicated by the arrow. तो ये जो TRA है और TRB है ये सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहे हैं जो कि अपोजिट है इस तरीके से. तो ये TRA और TRB है, और ये ORI-C है इस साइड को, ये TREDA है, और इस साइड को TEGFB एंड TRC है. Now we are moving towards the next topic, which is proofreading. So DNA replication is amazingly accurate. जो DNA replication होता है वो बहुत ज़्यादा accurate होता है. 1 error for every billion basic incorporated. So this accuracy is necessary to keep the mutation load at a tolerable level. तो अगर बहुत कम मिस्टेक्स हों तो क्या होता है कि जो म्यूटेशन है उसको हम एक मतलब कि हम टॉलरेट कर सकते हैं, इस लेवल तक ही होता है म्यूटेशन, स्पेशली इन लार्ज जीनोम सच एज दोज ऑफ मैमल्स. और स्पेशली वाइल टॉकिंग अबाउट मैमल्स, मैमल का जीनोम जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, जैसे कि 3 × 10⁹ बेस पेयर्स का. So DNA proof reading involves scanning the termini of nascent DNA chain for errors. तो अभी DNA प्रूफ रीडिंग क्या होता है, इसमें हम जो नया जो नेसेंट यानी कि जो नया DNA चेन बना है उसमें क्या करते हैं, हम एरर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और उन्हें करेक्ट करते हैं. अगर कहीं पे भी एरर है तो उसे हम करेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद ये क्या होता है, पूरी चेन में इस तरीके से एक्सटेंड होता है. दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय अ 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दैट इज बिल्ड इनटू DNA पॉलीमरेज. और ये जो प्रोसेस है ये 3' से 5' की एक एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है जो कि DNA पॉलीमरेज से क्या होती है, से बिल्ड होती है, उसके द्वारा की जाती है. व्हेन ए टेम्पलेट प्राइमर DNA हैज़ अ टर्मिनल मिसमैच, अगर हमें ऐसा मिलता है कि जो दो DNA के टेम्पलेट हैं उसमें मिसमैच्ड है या कोई एरर है, सो एन अनपेयर और इनकरेक्टली पेयर्ड सीक्वेंस, जो भी अगर इनकरेक्टली पेयर्ड सीक्वेंस है 3' एंड में के प्राइमर में, द 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ द DNA पॉलीमरेज क्लिफ्स ऑफ द अनपेयर्ड बेस और बेसिस. तो जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो परफॉर्म होती है DNA पॉलीमरेज से, और वो जो अनपेयर्ड बेस है वो वहाँ से क्या होता है, रिमूव हो जाता है. व्हेन एन अप्रोप्रिएटली बेस पेयर टर्मिनस इज प्रोड्यूस्ड, और उसके बाद एक अप्रोप्रिएट जो बेस है उसके साथ पेयरिंग करता है. 5' to 3' polymerase activity of the enzyme begins resynthesizing by adding
न्यूक्लियोटाइड टू द 3' एंड ऑफ द प्राइमर स्ट्रैंड। उसके बाद जो पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है एंजाइम्स की, वो रीसिंथेसाइज होती है वापस से 3' एंड के प्राइमर स्ट्रैंड से। नाउ वी हैव एन क्वेश्चन दैट द सिंथेसिस ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट इज अ की एलिमेंट इन डीएनए रेप्लिकेशन। ईच ओकाजाकी फ्रेगमेंट इज इनिशिएटेड बाय एन आरएनए प्राइमर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ आर दीज आरएनए प्राइमर प्रोड्यूस्ड। तो अब हम पहला इसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि ये जो आरएनए प्राइमर्स हैं ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं। सो द आरएनए प्राइमर्स इज मेड कॉम्प्लीमेंट्री टू द डीएनए टेम्पलेट स्टैंड। तो जो आरएनए का प्राइमर है यानी कि आरएनए का एक छोटा सा टुकड़ा है वो डीएनए टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री होता है इन द डायरेक्शन बाय एन एंजाइम कॉल्ड प्राइमेज। एक एंजाइम से जो कि जिसका नाम प्राइमेज है, और इसका हम प्रोडक्शन, इस आरएनए प्राइमर का प्रोडक्शन हम करते हैं यूजिंग एटीपी, यूटीपी, सीटीपी और जीटीपी प्रिकर्सर्स। आफ्टर उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है कि हाउ आर दे रिमूव्ड फ्रॉम द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो अब हम इन डीएनए प्राइमर्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट से रिमूव कैसे करते हैं। आफ्टर एन ओकाजाकी फ्रेगमेंट हैज़ बीन सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज 3 कॉम्प्लेक्स। जब एक ओकाजाकी फ्रैगमेंट डीएनए पॉलीमरेज 3 कॉम्प्लेक्स से सिंथेसाइज हो जाता है, सो द आरएनए प्राइमर इज रिमूव्ड। उसके बाद जो 5' से 3' की एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है उससे क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 इसमें एक्ट करता है और इस डीएनए प्राइमर को क्या करता है, रिमूव करता है। द थर्ड क्वेश्चन विच वी हैव इज हाउ आर द गैप्स दैट रिजल्ट फ्रॉम देयर रिमूवल फिल्ड। अब ये जो रिमूवल से इनके गैप्स फिल हुए हैं उनको किस तरीके से वो फिल्ड होते हैं। तो वापस से हमारे पास ये है कि द गैप दैट रिजल्ट इन filed by DNA polymerase 1 activity using the 3' end of the Okazaki fragment as a starting point। तो वापस से DNA polymerase 1 जो होता है वो अपनी एक्टिविटी शो करता है और इन गैप्स को क्या करता है, फिल करता है। आफ्टर दैट द फोर्थ पॉइंट विच वी हैव इज, और फोर्थ क्वेश्चन विच वी हैव इज how are the segments covalently joined to form a continuously lagging strand। तो ये जो segments हैं ये covalently कैसे join होते हैं एक continuous lagging strand बनाने के लिए। so the elongated Okazaki fragments are covalently joined into one continuous lagging strand by action of DNA ligase। so DNA ligase जो होता है वो उसकी हेल्प से हम एक lagging strand को continuous करते हैं। The next question which we have is some E. coli mutants contain defective DNA ligase. When these mutants are exposed in a hydrogen labeled thiamine and the DNA produced is sedimented on the alkaline sucrose density gradient, two radioactive bands appear, one corresponding to high molecular weight fraction and one corresponding to low molecular weight fraction। explain। तो ये जो ई कोलाई के म्यूटेंट हैं वो डिफेक्टिव डीएनए लाइगेज को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। जब ये म्यूटेशन को हमने एक एच जो कि लेबल्ड एच था थायामीन का, उससे हमने डीएनए प्रोड्यूस किया तो एक सेगमेंटेड एल्कलाइन सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट हुआ है। तो टू रेडियो एक्टिव बैंड्स जो हैं वो अपेयर हुए हैं। एक जो था वो हायर मोलिकुलर वेट का फ्रैक्शन था और दूसरा लो मोलिकुलर वेट का फ्रैक्शन था। तो इसको एक्सप्लेन करना है। डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए डुप्लेक्स, जब हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता था ई कोलाई का, द लीडिंग स्ट्रैंड इज रेप्लिकेटेड कंटिन्यूसली। तो जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूसली रेप्लिकेट होता है एंड द लैगिंग स्ट्रैंड इज रेप्लिकेटेड इन शॉर्ट फ्रेगमेंट्स। जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैं लैगिंग स्ट्रैंड के, वो क्या है, शॉर्ट फ्रैगमेंट्स भी फॉर्म कर रहे हैं विच आर देन स्प्लाइस टुगेदर बाय मीन्स ऑफ डीएनए लाइगेज, और जिनको बाद में अटैच करते हैं हम डीएनए लाइगेज से। नो म्यूटेंट्स विद डिफेक्टिव डीएनए लाइगेज प्रोड्यूस डीएनए ड्यूप्लेक्स इन विच द स्ट्रैंड्स रिमेन फ्रैगमेंट्स। अब जो म्यूटेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, वो डिफेक्टिव डीएनए लाइगेज को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे और जो डीएनए ड्यूप्लेक्स का स्ट्रैंड है वो फ्रैगमेंटेड रहेगा। Consequently, when this duplex is denatured by alkaline conditions of sucrose gradient, अब जब हमने इस डुप्लेक्स को डीनेचर किया अल्कलाइन
अल्कलाइन सुक्रोज ग्रेडियंट से। सो सेडिमेंटेशन रिजल्ट इन वन फ्रैक्शन कंटेनिंग द इंटैक्ट सिंगल स्ट्रैंड। तो इसमें हमें क्या मिला कि एक सिंगल स्टैंडर्ड मिला जिसका हायर मोलिकुलर वेट है, और दूसरा हमें एक फ्रैक्शन में मिला जो कि अनस्प्लाइज्ड फ्रेगमेंट था जो कि लोअर मोलिकुलर बैंड का था। So now we have the next topic, which is telomerase replicates the ends of the chromosome. So all eukaryotic chromosomes end is telomerase. अब इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे ई कोलाई के इलोंगेशन टर्मिनेशन, मतलब इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन की। तो अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के टीलोमर्स की बात कर रहे हैं। Replication process which generate multiple copies of the telomeric repeat is independent of the normal DNA replication machinery. तो हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, और जो यूकैरियोट्स के क्रोमोसोम्स के एंड होते हैं उनको हम टीलोमर्स कहते हैं। और जो ये टीलोमर्स होते हैं इनका जो मल्टीपल रेप्लिकेशन होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन की मशीनरी से बिल्कुल अलग होता है, विच फेल्स टू रेप्लिकेट द एक्सट्रीम 5 प्राइम एंड ऑफ ईच क्रोमोसोमल स्ट्रैंड। अ स्पेशल enzyme called telomerase is employed to catalyze the replication of the telomers. तो एक स्पेशल एंजाइम है जिसको हम टीलोमरेज कहते हैं, वो क्या करता है? कैटालाइज करता है टीलोमरेज के रेप्लिकेशन को। टीलोमरेज एंजाइम इज अ राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कंटेन्स आरएनए एंड प्रोटीन। तो जो टीलोमरेज होता है उसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं, और ये जो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है इसमें आरएनए भी होता है और प्रोटीन भी होता है। इट रिजेंबल्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से रिजेंबल करता है एंजाइम्स दैट सिंथेसाइज डीएनए यूजिंग एन आरएनए टेम्पलेट। और इसमें जो एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं वो होते हैं डीएनए जो कि आरएनए टेम्पलेट से सिंथेसाइज यूज होते हैं। टीलोमरेज रिकॉग्नाइज द टिप ऑफ जी रिच स्ट्रैंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग टीलोमर डीएनए रिपीट सीक्वेंस। तो जो टीलोमरेज होता है वो क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है उस टिप को जहाँ पे जो गुआनिन है वो बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में हो, एग्जिस्टिंग रिपीट। फिर उसके बाद क्या होता है? द टीलोमरेज सिंथेसाइजेज अ न्यू कॉपी ऑफ द रिपीट। उसके बाद जो ये टीलोमरेज है ये सिंथेसाइज करता है एक नई कॉपी को using a RNA template that is a component of enzyme itself, जो कि एंजाइम का खुद से कंपोनेंट है। आफ्टर सेवरल राउंड्स ऑफ एक्सटेंशंस ऑफ द पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड बाय टीलोमरेज, रेप्लिकेशन ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड एट द क्रोमोसोम एंड can be completed by using these extensions as a template for synthesis of the complementary strand by a DNA polymerase molecule. तो अब बहुत सारे राउंड जो एक्सटेंशंस होते हैं पेरेंटल डीएनए के टीलोमरेज के, वो बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट करते हैं और फिर सिंथेसाइज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को आरएनए पॉलीमरेज के। द मैकेनिज्म जस्ट डिस्क्राइब इंश्योर दैट 3 प्राइम DNA end at each telomerase is always slightly longer than 5 prime end। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि जो 3 प्राइम डीएनए का एंड है टीलोमरेज का वो स्लाइटली लॉन्गर होता है इन कंपैरिजन टू 5 प्राइम एंड, लीविंग अ प्रोट्यूरिंग सिंगल स्ट्रैंड एंड। और ये क्या करता है? ये सिंगल स्ट्रैंड एंड जो होता है वो लीव करता है। और फिर हम डायग्राम से देखेंगे ये जो 3 प्राइम वाला है पेरेंटल एंड है, ये क्या हुआ? आगे को सिंथेसाइज होते रहा। जो 5 प्राइम वाला है वो इनकम्प्लीट है, न्यूली सिंथेसाइज लैगिंग स्ट्रैंड है। अब ये जो डायरेक्शन है वो है टीलोमरेज सिंथेसिस की। तो ये वापस क्या करेगा? ये घूम के इसी के साथ क्या बना देगा? बॉन्ड बना लेगा, और इस तरीके से जो टीलोमर है वो पूरा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। So a mechanism of action of telomerase, the single-stranded 3' terminus of telomerase is extended by telomerase, counteracting the inability of DNA replication. टीलोमरेज एलोंगेशन इस फिर वो एक सिंगल बॉन्ड बनाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से, और उसके बाद जो ये आरएनए टेम्पलेट है
उसको कैटेलाइज करता है और फिर वापस उसी के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। तो हेयर वी हैव द टीलोमेयर का जो रेप्लिकेशन है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं इसमें ना बहुत ज़्यादा जी और टी रिच जो है वो, इसमें जी और जो टी है वो बहुत ज़्यादा रिच है। तो इसके अगेंस्ट में क्या सिंथेसाइज होगा, सी और ए सिंथेसाइज होगा और ये पूरा जो क्रोमोसोम का लास्ट का एंड है वो क्या है, पूरा बंद हो जाएगा। नाउ रोलिंग सर्कल